विवेक ने दिलीप की आंखों में आंखें डालकर कह दिया था कि वो कैसे भी करके कल रात तक शनाया की फैक्ट्री बचाने के लिए 20 करोड़ कमा कर लाएगा। उसका इतना कहना था कि वो वहां से चला गया। वो जानता था उस घर में कोई भी उसकी काबिलियत पर यकीन नहीं करता था, इसलिए अपनी बात कहते ही वो उस घर से बाहर चला गया। रात होने वाली थी। विवेक एक सुनसान सड़क पर बैठा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। तभी फिर से उसके सर में तेज दर्द होने लगा। उसे उस रात की तरह फिर से अपने ऊपर किसी शक्ति का साया महसूस होने लगा, और कुछ ही पल में उस ऊर्जा ने उसे पूरी तरह बदल दिया। विवेक का हाथ अपने आप उसकी जेब में चला गया। उसने जेब में से एक कार्ड निकाला और किसी को फोन लगाया। फोन उठने पर सामने से आवाज आई, हेलो। कुछ देर बाद विवेक देविका के पास बैठा था। देविका ने देखा कि विवेक थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। आज उसके अंदर से कुछ अलग ही एनर्जी उसे महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि विवेक की सारी वाइब ही बदल चुकी थी। उसका ऑरा किसी संत की तरह हो गया था। देविका बचपन से ही ऐसे दिव्य लोगों के साथ रही थी। उसे पहचानना आता था ऐसे लोगों को। देविका को विवेक ने कॉल करके उस जगह पर बुलाया था जहां वो था। विवेक उसकी कार में उसके बगल में बैठा हुआ था। जब से देविका आई थी, विवेक ने कुछ नहीं कहा था। देविका उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। जब विवेक बहुत देर तक कुछ नहीं बोला तो वो समझ चुकी थी कि विवेक की शक्तियां नहीं होने के कारण विवेक का उन पर बस नहीं था। वो पूरी तरह से बदल रहा था उन शक्तियों के अपने अंदर आने पर। विवेक अचानक तेज सांसें लेने लग गया। देविका एक पल के लिए घबरा गई। उसने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और प्यार से बोली, विवेक फिक्र मत करो, तुम ठीक हो और मेरे साथ हो। अब ये तेज सांसें लेना बंद करो और मुझे बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। देविका की इन बातों ने विवेक के लिए जैसे मरहम का काम किया। अचानक ही उसे उसकी शक्तियां उसके कंट्रोल में लगी। वो अब काफी बेहतर महसूस कर रहा था। उसका सर दर्द भी खत्म हो गया था। विवेक देविका से बोला, देविका मुझे याद आ गया है, मैंने कैसे किया था अपने ससुर का इलाज। मैं कर सकता हूँ आपके दादाजी का इलाज। उसकी ये बात सुनकर देविका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सच? तो फिर विवेक अभी के अभी चलो मेरे साथ और ठीक कर दो मेरे दादाजी को। विवेक सोच में पड़ गया। उसे देविका से कहना अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो दिल पर पत्थर रख कर बोला, देविका मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं आपसे कभी ये नहीं कहता, लेकिन क्या करूं, हालात ही ऐसे हैं। देविका उस दिन आपने कहा था ना कि आपके दादाजी के इलाज के बदले आप मुझे मेरी मुंह मांगी कीमत दे सकती हो। मुझे 20 करोड़ रुपयों की सख्त जरूरत है। अगर मैंने कल तक इन पैसों का इंतजाम नहीं किया तो शनाया के चाचा उससे जबरदस्ती उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी फैक्ट्री सस्ते दामों में खरीद लेंगे। क्या आप प्लीज मेरी मदद कर सकती हो। विवेक की ये बात सुनकर देविका के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसे विवेक की ये सादगी बहुत भा गई। देविका को एक पल के लिए विवेक किसी बच्चे की तरह लगा। वो विवेक से प्यार बोली, विवेक मेरे दादाजी की जान के आगे ये कीमत कुछ भी नहीं। देविका विवेक को अपने घर लेकर आ गई। वैसे उस घर को घर कहना सही नहीं है, वो घर नहीं महल था। और विवेक जब उस महल में पहुंचा तो उसने पाया कि देविका दास उस महल की राजकुमारी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो देश के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पर था। देविका की कार जैसे ही गेट पर आई, एक नौकर ने भागकर दरवाजा खोला। एक ने उसके सर पर एक शानदार सा छाता नुमा कुछ लगाया। गेट से घर तक के 100 मीटर के रास्ते में भी देविका को धूप से बचाना उस नौकर का काम था। विवेक को ऐसा लग रहा था मानो वो फैंटेसी लैंड में आ पहुंचा था। देविका ने बिना एक मिनट भी गवाए विवेक को सबसे पहले अपने दादाजी के कमरे में ले जाना बेहतर समझा। विवेक जब उस कमरे में गया तो उसने देखा कि कमरे में उन लोगों ने पूरा का पूरा अस्पताल ही खोल रखा था। देविका के दादाजी भी असहाय से बिस्तर पर पड़े हुए थे। विवेक उनके पास गया और उसने उनकी नब्ज देखी और थोड़ी देर बाद देविका से बोला, देविका आपके दादाजी को भी मेरे फादर इन लॉ की तरह जहर दिया गया है। इस जहर के फैलने की वजह से एक के बाद एक उनके ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं। जहर वाली बात से देविका को सदमा सा लगा। वक्त पर डॉक्टर दुबे ने तो मुझे ऐसा कुछ बताया ही नहीं। उसने विवेक से पूछा, क्या आप ठीक कर सकते हैं मेरे दादाजी को। विवेक बोला, हाँ मुझे कुछ औषधियाँ लगेंगी इस चीज़ के लिए, आप मंगवा दीजिए उन्हें। विवेक ने उसे कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम लिखकर दिए। देविका ने अपने नौकर को वहां बुलाया और उसे उन औषधियों को जल्द से जल्द लाने को कहा। नौकर के जाने के बाद विवेक देविका के दादा नीरज दास को देख रहा था। देविका के मन में सवालों का गुब्बार भरा हुआ था। उसने विवेक से पूछा, विवेक का यशो, मेरे दादाजी को जहर दिया गया था,
क्योंकि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। मेरे दादाजी टाइट सिक्योरिटी में रहते थे। उनका खाना तक पहले नौकरों को खिलाया जाता था, फिर दादाजी खाते थे। विवेक बोला, मुझे पता है, इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। जब मुझे मेरे फादर इन लॉ को जहर दिए जाने की बात पता चली थी तो मैं भी यकीन नहीं कर पाया था। लेकिन देविका, यही सच है। आपके दादाजी और मेरे फादर इन लॉ दोनों को ही एक ही जहर दिया गया है। ये एक ऐसा रेयर किस्म का जहर है जो खून में ऐसे मिल जाता है कि किसी भी रिपोर्ट्स में उसे डिटेक्ट करना मुश्किल है। देविका, विवेक की इस बात पर सोच में डूब गई। वो बोली, आपको पता चला किसने दिया था आपके फादर इन लॉ को जहर? विवेक बोला, नहीं, दरअसल ना मैंने ये बात किसी को अभी तक बताई है, ना ही मैं इसे अब तक इन्वेस्टिगेट कर पाया हूँ। पर आई एम श्योर मैं जल्द ही इस बात का पता लगा लूंगा। विवेक के मन में देविका को लेकर कई सवाल थे। वो जानना चाहता था कि देविका असल में कौन थी, उसे कैसे यकीन था तंत्र और उसकी शक्तियों पर। लेकिन विवेक देविका से कुछ पूछ पाता उससे पहले ही देविका का नौकर उसकी बताई गई सारी औषधियां लेकर वहां आ गया। सूरज दास, नीरज दास का छोटा बेटा और देविका का चाचा था। वो अपने घर में बने ऑफिस रूम में बैठा था। उसके सामने था डॉक्टर स्टीव, दुनिया के सबसे काबिल डॉक्टरों में से एक। डॉक्टर स्टीव सूरज को उसके पिता की बिगड़ती हुई कंडीशन के बारे में बता रहा था। मिस्टर सूरज, आई एम रियली सॉरी टू इन्फॉर्म यू, बट मुझे नहीं लगता आपके फादर ज्यादा दिनों तक जिंदा रह पाएंगे। उनकी कंडीशन खराब होती जा रही है। डॉक्टर स्टीव की ये बात सुनकर सूरज ने गहरी सांस ली। वो और उसका परिवार पिछले 5 सालों से नीरज दास की हालत को लेकर हर किसी से बस बुरी बातें ही सुन रहे थे। लेकिन फिर भी हर बार वो एक नई उम्मीद के साथ डॉक्टर से मिलते और हर बार वो उम्मीद टूट जाने पर हताश हो जाते। सूरज डॉक्टर स्टीव से बोला, डॉक्टर आप मेरी आखिरी उम्मीद थे। मुझे समझ नहीं आ रहा ये खबर मैं अपने घर वालों को कैसे दूंगा। सूरज ने ये कहकर अपनी नज़र अपनी डेस्क के पास रखे सीसीटीवी मॉनिटर पर डाली। उस मॉनिटर में नीरज दास के कमरे में लगा सीसीटीवी का लाइव फुटेज दिख रहा था। सूरज ने उसमें कुछ ऐसा देख लिया कि वो मारे डर के उछल पड़ा। वो अपनी कुर्सी से इतनी जोर से उठा कि कुर्सी पीछे दीवार से जाकर टकरा गई। डॉक्टर स्टीव उसके बिहेवियर में अचानक आए इस बदलाव को देखकर चौंक गया। वो उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही सूरज अपने कमरे से भागा। डॉक्टर स्टीव को कुछ समझ नहीं आया कि उसे सूरज के पीछे जाना चाहिए या वहीं बैठे रहना चाहिए। इस तरफ विवेक ने इलाज की सारी तैयारियां कर ली थी। उसने सारी औषधियों को मिलाकर एक लेप बना लिया था। उसके बाद उसने मंत्र पढ़कर उस लेप को सिद्ध किया। देविका ये सब करते हुए उसे देखे जा रही थी। आज तक उसने सिर्फ इस पंचभूत क्रिया के बारे में सुना था। ये पहला मौका था जब वो उस क्रिया को अपने सामने होते हुए देख पा रही थी। विवेक जैसे ही लेप लगाने के लिए आगे बढ़ा, सूरज तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा और उसे धक्का मारते हुए बोला, कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सूरज विवेक को मारने के लिए आगे बढ़ा। देविका उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी। सूरज विवेक पर हाथ उठाने ही वाला था कि देविका ने उसका हाथ पकड़ लिया। चाचू, ये विवेक हैं। ही इज़ एन अमेजिंग डॉक्टर। ये पंचभूत क्रिया की मदद से दादाजी का इलाज करने आए हैं। देविका की ये बात सुनकर सूरज आग बबूला होते हुए बोला, व्हाट नॉनसेंस इज दिस देविका? अब कोई तांत्रिक इलाज करेगा मेरे बाप का? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कहाँ से पकड़ कर लाए हो इस ढोंगी को? देविका बोली, चाचू बिलीव मी, ये कोई ढोंगी नहीं है। ये सच में कर सकते हैं दादाजी का इलाज। डॉक्टर दुबे ने खुद कहा है मुझसे। डॉक्टर दुबे का नाम सुनकर सूरज और ज्यादा भड़क गया। डॉक्टर दुबे? देविका, मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें उस डॉक्टर से दूर रहने को? वो डॉक्टर खुद तो इलाज कर नहीं पाया, डैड का ऊपर से इस नमूने को भेज दिया यहाँ। ये कहकर वो विवेक को घूरने लगा। विवेक के पास इन सब ड्रामा के लिए वक्त नहीं था। नीरज दास की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। देरी करना उनकी जान पर भारी पड़ सकता था। विवेक ये भी जानता था कि इस वक्त सूरज को प्यार से समझाने का कोई मतलब नहीं था। सूरज इतने गुस्से में था कि वो अपना आपा खो बैठा था। इसलिए दूसरा रुख अपनाते हुए विवेक सख्ती से बोला, आप लोग तय कर लीजिए कि आप इलाज करवाना चाहते हैं या नहीं। इस पर चिल्लाते हुए सूरज बोला, नहीं, और अब तू निकल यहाँ से। इस पर ठंडी सांस भरते हुए विवेक बोला, ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन देविका, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपके दादाजी के शरीर में जहर फैलता जा रहा है। उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उसकी ये बात सुनकर देविका की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, प्लीज ऐसा मत कहिए चाचू, प्लीज मेरा यकीन करिए, ये सच में ठीक कर सकते हैं दादाजी को।
मैंने अपनी आंखों से देखा है इन्हें अपने फादर इन लॉ को ठीक करते हुए। इन्हें एक मौका तो देकर देखिए। डॉक्टर दुबे के केबिन में देखे हुए विवेक की सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए देविका ने वो सब कहा। लेकिन सूरज देविका के इस बचपने से चिढ़ने लगा था, पर जब उसने देविका को रोता हुआ देखा तो अपने गुस्से पर काबू करते हुए वो उसे प्यार से समझते हुए बोला, देविका तुम बहुत भोली हो, किसी की भी बातों में आ जाती हो। देविका तुम्हें क्या लगता है मुझे मेरे डैड की फिक्र नहीं है? हमारा परिवार हर साल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा है उनकी दवाई की रिसर्च पर, और तुम हो कि इस 2 कौड़ी के आदमी को पकड़ कर ले आई। इसने बोला डैड के बॉडी में जहर है और तुमने मान लिया। ऐसा कुछ नहीं है देविका, डैड के बॉडी में कोई जहर नहीं है। होता तो रिपोर्ट्स में कब का आ जाता, और तुम्हें मेरा विश्वास नहीं तो खुद डॉक्टर स्टीव से पूछ लो, मैं उन्हें अपने साथ ही लेकर आया हूँ। ये कहकर सूरज ने डॉक्टर स्टीव को आवाज़ दी। डॉक्टर स्टीव वहां पहले से पहुंच चुका था। वो दरवाजे पर खड़ा खड़ा उन सबकी बातें सुन रहा था। सूरज के बुलाने पर वो अंदर गया। उसने एक बार देविका को देखा और उसके बाद विवेक को घूरते हुए बोला, मिस देविका, आपके अंकल सही कह रहे हैं। मैं भी इस आदमी को अपने पेशेंट का इलाज करने की परमिशन नहीं दे सकता। इट विल बी बेटर इफ ही लीव दिस प्लेस राइट नाउ। विवेक जो अब तक चुप था, सूरज से बोला, आपके पिता की मौत खड़ी इंतजार कर रही है आपके दरवाजे पर। अगर अगले 10 मिनट में मैंने इलाज शुरू नहीं किया तो अपने फादर की हालत के जिम्मेदार आप खुद होंगे मिस्टर सूरजदास। विवेक की इस बात ने जैसे सबकी धड़कनें ही रोक दी थी। दिलीप और सुनीता शनाया को एक बार फिर से सोचने का कहकर शनाया के घर से चले गए थे। उनके सामने मधु ने विवेक वाली बात का जिक्र तक नहीं किया था। वो जानती थी कि विवेक वाली बात ने उसका पलड़ा थोड़ा सा ही सही लेकिन भारी कर दिया था, और वो कैसे भी करके दिलीप और सुनीता के सामने छोटी नहीं दिखना चाहती थी। जैसे ही दिलीप और सुनीता वहां से गए, मधु का बड़बड़ाना और विवेक को कोसना शुरू हो गया। बड़ा आया 20 करोड़ लेकर आने वाला। कभी सपने में भी देखे हैं उसने 20 करोड़ रुपए। शनाया और अशोक दोनों ही मधु को देखे जा रहे थे। क्या जरूरत थी उसे अपना मुंह खोलने की? मैं कर रही थी ना उन लोगों से बातें। फालतू में उसने पंगा ले लिया। अब अगर वो कल तक पैसे नहीं लेकर आया तो हमें अपनी फैक्ट्रीज दिलीप और सुनीता को बेचनी पड़ेगी। मधु की परेशानी समझते हुए अशोक बोले, मधु ऐसा कुछ नहीं होगा। वो फैक्ट्री हमारी है और हमसे वो कोई भी नहीं ले पाएगा। इस बात पर शनाया बोली, डैड आप भूल रहे हैं, हम गले तक कर्ज में डूबे हुए हैं। चाचू को ना सही, हमें किसी ना किसी को तो अपनी फैक्ट्रीज बेचनी ही पड़ेगी। आई कांट सी एनी अदर वे इस प्रॉब्लम से डील करने का। शनाया की बात से अशोक को बुरा लगा। वो बोले, शनाया तुम फिक्र मत करो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं लाऊंगा पैसे। कैसे ये मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा मैं। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मधु उन दोनों की इन बातों से चीड़ गई। आप लोग ये सब क्या बातें लेकर बैठ गए हैं? कोई उस विवेक के बारे में भी सोचो। अगर कल तक उसने कुछ किया नहीं तो वो दिलीप और उसकी बीवी बिना नीचा दिखाए छोड़ेंगे नहीं हम दोनों को। थोड़ा रुककर मधु फिर बोली, कहीं वो भाग तो नहीं गया? विवेक दास मैंशन में खड़ा था। उसके पास देविका, उसके चाचा सूरज और डॉक्टर स्टीव थे। स्टीव और सूरज ने उसे नीरज दास का इलाज करने से रोक दिया था। विवेक का कहना था कि अगर उनका इलाज अगले 10 मिनट में शुरू नहीं किया तो नीरज की जान को बचाना मुश्किल हो जाएगा। स्टीव एक जाना माना डॉक्टर था। उसकी रिसर्च सेंटर में पिछले 2 सालों से नीरज की बीमारी की दवा की खोज चल रही थी। स्टीव विवेक जैसे किसी नौसिखिए से नीरज दास का इलाज करवाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, पर देविका बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि विवेक फ्रॉड नहीं है। स्टीव उसे समझाते हुए बोला, देविका ये आदमी जो कह रहा है वो सब बकवास है। मैंने तुम्हारे दादाजी का पूरा बॉडी चेकअप किया है, उन्हें कोई जहर नहीं दिया गया है। अगर दिया गया होता तो रिपोर्ट्स में आ जाता। इस बात का जवाब देते हुए विवेक बोला, इन्हें जो जहर दिया गया है वो बहुत ही रेयर किस्म का जहर है। वो खून में इस तरह घुल जाता है कि रिपोर्ट्स में उसका पता नहीं चलता। ये बात सुनकर डॉक्टर स्टीव विवेक को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए बोला, देविका ये पंचभूत क्रिया, ये तंत्र, ये सब बकवास है। तुम एक एजुकेटेड लड़की हो, तुम्हें इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए। बिलीव मी, ही इज अ फ्रॉड। ये इलाज नहीं कर सकता, सिर्फ तुम्हें बेवकूफ़ बना सकता है। देविका को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने चाचा और स्टीव को कैसे यकीन दिलाए, पर विवेक एक बात समझ गया था कि अगर उसने देर की तो नीरज दास को कोई बचा नहीं पाएगा, और ऐसे में वो भी शनाया की मदद नहीं कर पाएगा। उसे शनाया के लिए कैसे भी पैसों का इंतजाम करना था,
वो स्टीव से बोला, अगर मैंने इन्हें ठीक करके दिखा दिया तो। उसके आत्मविश्वास ने सबको चौंका दिया। लेकिन विवेक नहीं जानता था कि वो मौत के मुंह में हाथ डाल रहा है। एक गड़बड़ उसके पूरे परिवार पर भारी पड़ सकती थी। विवेक आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही नीरज दास की हालत बिगड़ गई। उनके सारे शरीर में वाइब्रेशंस होने लगी। सब ये देखकर घबरा गए। देविका ने सवाल भरी नजरों से विवेक को देखा। विवेक उससे बोला, देविका हमें जल्द से जल्द इलाज शुरू करना होगा। विवेक नीरज दास की ओर बढ़ा। उसे बीच में रोकते हुए सूरज ने उसे घुमाकर मुक्का मारा और बोला, पास भी मत आना मेरे डैड के। स्टीव नीरज दास के पास पहुंच चुका था। वो उन्हें इंजेक्शंस देने लगा। विवेक ये देखकर चिल्लाया, प्लीज उन्हें और कोई दवा मत दो। इन दवाइयों के कारण जहर और फैल रहा है। सूरज फिर विवेक को मारते हुए बोला, मुंह बंद रख अपना। देविका इतना हेल्पलेस फील करने लगी कि वो बस रोए जा रही थी। स्टीव हर मुमकिन कोशिश कर रहा था नीरज दास को बचाने की, लेकिन उनकी हार्टबीट्स कम होती जा रही थी। आई एम सॉरी मिस्टर सूरज, मुझे नहीं लगता अब आपके डैड को बचा पाना पॉसिबल है। स्टीव का इतना कहना था कि सूरज ने विवेक को एक जोर का धक्का मारा और अपने डैड के पास भागा। विवेक रोती हुई देविका के पास गया। देविका अपने चाचा को समझाओ, मैं ठीक कर सकता हूँ मिस्टर दास को। देविका ने अपने आप को संभाला। अब विवेक ही उन सब की आखिरी उम्मीद थी। देविका अपने चाचा के पास गई और बोली, चाचू मुझे लगता हमें विवेक को एक मौका दे देना चाहिए। वैसे भी अभी स्टीव खुद बोले हैं कि अब दादाजी को कोई बचा नहीं सकता। क्या पता विवेक ही कुछ कर दिखाए। सूरज ने कुछ सोचा और फिर हाँ में सर हिला दिया। स्टीव नहीं चाहता था कि विवेक नीरज के पास भी जाए, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। सब एक आखिरी चांस लेना चाहते थे। हर कोई मिरेकल की उम्मीद कर रहा था। देविका ने मन ही मन अपने भगवान से प्रार्थना की। सूरज दास की आंखें भी नम थीं। विवेक इलाज करने के लिए आगे बढ़ा। विवेक ने अपना इलाज शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने नीरज दास की नाभि पर लेप लगाया। फिर उसका वेंटिलेटर बंद करवा कर उसका ऑक्सीजन मास्क और बाकी सब चीजें उतरवाई। उसने उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर औषधियों का लेप लगाया। मंत्र पढ़ते हुए उसने एक काढ़ा नीरज दास के मुंह में डाला। उसने मंत्र पढ़ते हुए अपनी शक्तियां नीरज में डालना शुरू की। सब लोग उसे हैरानी से देखे जा रहे थे। जिस बारीकी से वो काम कर रहा था वो काबिले तारीफ थी। ये देख एक पल को सूरज को भी उस पर थोड़ा यकीन होने लगा था। कुछ देर बाद नीरज के शरीर में वाइब्रेशन होना बंद हो गई। विवेक ने थोड़ा सा लेप अपनी हथेली पर लगाया और मंत्र पढ़ते हुए उसे नीरज दास को सुंघाने लगा। कुछ ही देर में उनकी सांसें नॉर्मल हो गई। थोड़ी देर बाद उनकी उंगलियां हिलने लगी। सूरज ने ये देखकर विवेक को गले लगा लिया। वो बोला, कमाल कर दिया यार तुमने तो। मेरे डैड पिछले 5 सालों से बर्फ की तरह जमे हुए थे बिस्तर पर, कोई हरकत नहीं थी उनकी बॉडी में। महंगे से महंगे इलाज का भी कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन तुम्हारी वजह से उन्होंने एटलीस्ट कुछ रिस्पॉन्ड तो किया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अपने पिता के ठीक होने की छोटी ही सही उम्मीद देखकर सूरज इमोशनल हो गया था। विवेक मुस्कुराकर बोला, ये तो ट्रेलर है मिस्टर सूरज, जरा रुकिए पिक्चर अभी बाकी है। सूरज को थोड़ा वक्त लगा उसकी ये बात समझने में। उसने देखा कि उसके डैड की बॉडी में हरकतें और बढ़ रही थी, और उसके देखते ही देखते उसके पिता उल्टियां करने लगे। उन्हें एक के बाद एक लगातार 5 बार उल्टियां हुई। उन्हें भी अशोक बंसल की तरह काले खून की उल्टियां हुई थी। ये देखकर देविका घबरा गई और बोली, विवेक की काली उल्टियां। इस बात का जवाब विवेक ने किसी एक्सपर्ट की टोन में दिया। जैसा कि मैंने कहा था, आपके दादाजी को जहर दिया गया था। इन उल्टियों में वही जहर निकला है। ये बात सुनकर सूरज सोच में पड़ गया। लेकिन मेरे पिता को जहर दिया किसने दिया? विवेक बोला, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है आपको अभी इस बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड एंजॉय दिस मोमेंट। अब आपके डैड पूरी तरह ठीक हैं। बस थोड़ी वीकनेस के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो उनके टेस्ट करवा सकते हैं। कुछ ही मिनट में 2 आदमी आकर नीरज दास का टेस्ट कराने के लिए ले गए। उनका मैंशन वैसे भी हॉस्पिटल में बदला हुआ था। जब वो लोग नीरज को ले जा रहे थे तो सबने देखा कि उनकी हालत में काफी सुधार था। उन्हें पूरी तरह से होश आ गया था। बस कमजोरी के कारण वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, न ही बोल पा रहे थे। उन्हें यूं देखकर देविका और सूरज दोनों की ही आंखें नम हो गई थी। कुछ ही देर में रिपोर्ट्स आ गई और वही हुआ जो विवेक ने कहा था, कमजोरी के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये जानकर देविका ने विवेक को गले लगा लिया। आपने न सिर्फ मेरे दादाजी को नई जिंदगी दी है, बल्कि हमारे पूरे परिवार की खुशियां वापस लौटा दी है विवेक।
आई रियली डोंट नो हाउ टू थैंक यू। विवेक मुस्कुराते हुए बोला, यू शुड नॉट थैंक मी, यू शुड थैंक गॉड। जब विवेक वहां से जाने को हुआ तब सूरज ने देविका से उसकी फीस के बारे में पूछा। उसने सूरज को बताया कि विवेक ने इलाज के बदले 20 करोड़ की एक छोटी सी रकम मांगी थी। सूरज ने कुछ सोचा और फिर उसने किसी को फोन किया। कुछ ही देर में एक लड़की कुछ लेकर उसके पास हाजिर हो गई। सूरज ने उसके हाथ से एक कार्ड लिया और विवेक को दिया। वो कार्ड सोने का बना हुआ था और वो भी IW बैंक का कार्ड था। उस कार्ड को विवेक को देते हुए सूरज बोला, मिस्टर विवेक, ये आपकी फीस। विवेक उस कार्ड को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या था। उसका कंफ्यूजन समझते हुए सूरज बोला, ये भी IW बैंक का कार्ड है, इसमें मैंने आपके 100 करोड़ जमा करवा दिए हैं। इस पर विवेक झट से बोला, लेकिन मैंने तो सिर्फ 20 करोड़ मांगे थे। इस बात पर मुस्कुराते हुए सूरज बोला, आजकल 20 करोड़ में क्या होता है, ये मेरी तरफ से तोहफा है, रख लो। विवेक बोला, देखिए मेरे लिए 20 काफ़ी हैं और मैं ये भी नहीं लेता अगर मुझे ज़रूरत नहीं होती तो। इस बात का जवाब सूरज ने इस तरह दिया कि विवेक मना नहीं कर पाया, रख लो ये पैसे, अपने लिए ना सही अपनी फैमिली के लिए। और वैसे भी मैं कोई एहसान नहीं कर रहा आप पर, हम हर साल इससे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं अपने डैड के इलाज पर, ये हक है आपका। विवेक ने वो कार्ड अपनी जेब में रख लिया। स्टीव, जो अब तक सब तमाशा चुपचाप देख रहा था, वो बोला, मिस्टर विवेक, आई एम रियली सॉरी, मैंने आप पर पहले ट्रस्ट नहीं किया। दरअसल हमारी फील्ड ही ऐसी है, बहुत अलग अलग लोगों से सामना होता है हमारा। लोग पेशेंट के घर वालों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। मिस्टर विवेक, ये बीमारी बहुत अजीब चीज़ होती है। इंसान चाहे अमीर हो चाहे गरीब, ये उसे तोड़कर रख देती है। खैर, मैं भी कहाँ भटक गया। आई एम सॉरी अगेन। और हाँ, आई वुड वॉन्ट टू नो अबाउट दिस टेक्निक यू यूज्ड। विवेक ने इस बात का वही जवाब दिया जो वो हर किसी को देते आया था, ऑनेस्टली आई ऑल्सो डोंट नो। विवेक जाने के लिए मैंशन के गेट तक पहुंचा तो देविका पीछे से दौड़ी दौड़ी आई और उसने उसे जोर से फिर से गले लगा लिया। वो इमोशनल होते हुए बोली, आज आपके साथ मेरे चाचू ने जिस तरह से मिसबिहेव किया उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई होप आप वो सब बातें दिल पर नहीं लेंगे। विवेक प्यार से बोला, मैं तो कब का भूल भी चुका हूँ वो सब। यू डोंट वरी। देविका भी मुस्कुराए और बोली, मैं आपको आपके घर तक छोड़ने चलती हूँ। इस बात पर विवेक बोला, नहीं देविका, मैं चला जाऊंगा। वैसे भी तुम्हें अभी अपने दादाजी के साथ रहना चाहिए, वो इतने सालों बाद ठीक हुए हैं। इस पर शर्माते हुए देविका बोली, दादाजी के साथ तो मैं वक्त बिताऊंगी ही, लेकिन इस वक्त तो वो सो रहे हैं, तब तक क्या हम दोनों साथ में वक्त नहीं बिता सकते। विवेक को देविका की बात समझ नहीं आई। वो बोला, क्या मतलब। देविका मुस्कुराए और बोली, मतलब ये कि कोई मतलब नहीं है, मेरा मन है बस आपको घर तक छोड़ने का। अब आप ज्यादा सवाल मत कीजिए और चलिए। इतना कहकर देविका ने विवेक का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कार में बैठा लिया। देविका पूरे रास्ते बस मुस्कुरा ही रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे विवेक में कोई खोया हुआ अपना मिल गया था। वो दोनों थोड़ी ही दूर चले थे कि अचानक विवेक के सर में फिर तेज दर्द होने लगा। उसे दिखाई देना बंद हो गया, उसे चक्कर आ रहे थे। देविका उसकी वो हालत देखकर घबरा गई थी। विवेक बेहोश हो गया था। देविका उसे आवाज़ दिए जा रही थी लेकिन विवेक कोई जवाब नहीं दे रहा था। देविका ने देखा कि विवेक की धड़कन धीमी होती जा रही थी।